हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। सब अच्छे होंगे। और पढ़ाई लिखाई किया करो। जो रोज़ चल रहा है उसको रोज़ एक बार घर पे देखते रहा करो। और घर पे देखने के साथ साथ 10 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, तो उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी किया करो। ठीक है, पीछे का रिवाइज भी किया करो। अब देखो, अपन चलते हैं, कंसेप्ट अपने पास द्विरेखिक रूपांतरण। यहाँ से एग्जाम में कई सवाल पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल। पिछली बार तो 3 सवाल पूछ लिए थे। तो द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द्विरेखिक रूपांतरण या किसकी बात हो रही है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 2-3 सवाल पूछता है एग्जाम में। लेकिन बाइलिनियर पे पहुंचने से पहले आपको कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को सीखने की आवश्यकता है। कुछ वर्ड्स हैं, उनको सीखने की जरूरत है। ठीक है, अब उनमें जैसे वर्ड आता है अपने पास, सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो आता है आपके पास स्थानांतरण। सबसे जो पहला वर्ड आएगा वो क्या आएगा आपके पास? स्थानांतरण। या क्या होगा? ट्रांसलेशन। स्थानांतरण या क्या होगा आपके पास? ट्रांसलेशन। सबसे जो पहला वर्ड है वो क्या है अपने पास? स्थानांतरण या ट्रांसलेशन। तो हेडिंग लगा लो, द्विरेखिक रूपांतरण तो मेन हेडिंग लगा लो, और स्थानांतरण या ट्रांसलेशन उससे नीचे हेडिंग लगा लीजिए। अब देखो, स्थानांतरण की परिभाषा में बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन है। कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि ऊपर लिखेगा परिभाषा और फिर पूछेगा कि किसकी परिभाषा है, किसकी डेफिनेशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्थानांतरण कहेंगे। तो स्थानांतरण की परिभाषा में सिंपल सा मेथड है अपने पास कि फलन या फंक्शन है, W इक्वल टू कितना होता है? AZ प्लस बी। W इक्वल टू क्या आपके पास? AZ प्लस बी है। ठीक है, और जहां ए और बी क्या है आपके पास? समीसर अचर या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। जहां ए तथा बी क्या है आपके पास? समीसर अचर या क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। समीसर अचर या क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। और हम इसे क्या कहेंगे? स्थानांतरण कहेंगे। इसे स्थानांतरण कहते हैं या ट्रांसलेशन कहेंगे। अब देखो, इसमें एक बार नोट तो कर लो इसको, लेकिन इसमें वास्तव में स्थानांतरण हुआ कहाँ वो देखेंगे। तो फलन या फंक्शन है W इक्वल टू AZ प्लस बी, और ए और बी क्या है? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अब देखो, इसमें वास्तव में स्थानांतरण हुआ कहाँ? वास्तव में इसमें ट्रांसलेशन या स्थानांतरण हुआ कहाँ आपके पास? अब मोस्टली क्या होगा आपके पास? जब AZ प्लस बी होगा तब तो इसमें थोड़ा सा क्या है, कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हम एक बार इसको और सिंपल लेके चल लेते हैं। देखो, सिंपल ही आपके पास कि इसको बिल्कुल सिंपल Z प्लस बी लेके चल लो। क्या लेके चल लो? इसे Z प्लस बी, जिससे समझने में और सुविधा रहेगी। और यहाँ सिर्फ कौन से कांस्टेंट की बात कर लेंगे? बी की बात कर लेंगे। ठीक है, उससे समझने में सुविधा रहेगी। AZ को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ क्या। W का मतलब क्या होता है? U प्लस आयोटा वी। Z का मतलब होता है X प्लस आयोटा वाई, और B का मतलब होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब यहाँ से देखो, ये लिख सकते हैं इसको U प्लस आयोटा वी, और ये कितना हो गया आपके पास? X प्लस अल्फा, और प्लस आयोटा कितना बन गया? Y प्लस बीटा बन गया आपके पास। यहाँ से देखो, अब इसमें क्या होगा? अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो U की वैल्यू तो कितनी आ गई? X प्लस अल्फा, और V की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? Y प्लस बीटा। अब इसमें देखें कि सर स्थानांतरण या ट्रांसलेशन हुई कहाँ। पहले हम x पे थे, अब x में कितना बढ़ गए? अल्फा, तो u से थोड़ा बहुत आगे चले गए। और जहां पहले y थे, अब y में कुछ बढ़ गए बीटा, तो क्या बन गया? v। जैसे सपोज करो कि हमारे पास मान लो पहले z समतल में या z प्लेन में आपके पास क्या था? z प्लेन में मान लो कोई एक आयत यहाँ था। अब ये जब स्थानांतरण हो गया कि कुछ तो ये आगे खिसक गया, कुछ ये ऊपर नीचे हो गया, तो कुछ आगे खिसक गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो ऐसा बन जाएगा आपके पास। अब कुछ आगे भी बढ़ गया ये, और कुछ क्या हो गया आपके पास? ऊपर नीचे भी हो गया।
तो ये बेसिक कंसेप्ट है किसका, स्थानांतरण या किसका आपके पास, ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा सबने? अब देखो, अब बात आती है किसके, घूर्णन या रोटेशन की। अब बात आती है आपके पास किसके, घूर्णन या रोटेशन की। घूर्णन या किसकी बात आ रही है अपने पास, रोटेशन की। ठीक है, तो रोटेशन में क्या होगा बेटा, देखो अपने पास फलन या फंक्शन क्या होगा, फलन या फंक्शन कह दो या पूरा लिख दो, W इक्वल टू या एफ जेड इक्वल टू कह सकते हो कि कितना होगा आपके पास, ए जेड होगा। फलन या फंक्शन W इक्वल टू कितना होगा आपके पास, ए जेड। अब बोले सर ए क्या है यहाँ, तो ए है बेटा आपके पास जहाँ या वेर ए इक्वल टू, ए होता है कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और उसे हम क्या कहते हैं, ई की पावर आयोटा अल्फा। ये क्या है आपके पास, ए की वैल्यू है ए इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और उसे हम क्या कहते हैं, ई की पावर आयोटा अल्फा। तो ये जो हमने फलन लिखा है W इक्वल टू क्या लिखा है, ए जेड, इसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, घूर्णन या क्या कहते हैं, इसे रोटेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, घूर्णन या रोटेशन। ठीक है, अब बोले सर इसको और समझना चाहें, और समझना चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। देखो W इक्वल टू ये लिखा हुआ बेटा ए जेड। अब देखो मैंने बताया था आपको पहले कि z को कई तरीके से लिख सकते हैं। z होता है x प्लस आयोटा वाई, ये तो कौन सा रूप है, कार्तीय कार्टेशियन फॉर्म आपके पास। इसके बाद में अगर इसको cos थीटा साइन थीटा में बदलें तो x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू कितना, आर साइन थीटा। तो हम r कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा cos थीटा प्लस कितना होगा, आयोटा साइन थीटा। तो इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो तीनों एक ही हैं वैसे तो, दिखने और लिखने का ही अंतर है। ये कार्तीय फॉर्म या कार्टेशियन रूप है, ये ध्रुवीय या पोलर फॉर्म है, और ये कौन सा रूप है आपके पास, ये कौन सा रूप है आपके पास, चरघातांकी रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो इसको काम में लेते हैं। ए कितना बेटा, ई की पावर आयोटा अल्फा, जेड कितना बना, ई की पावर आयोटा थीटा, और जेड की वैसे वैल्यू आर भी आएगा, और W भी तो जैसे Z होता है वैसे W को लिख सकते हैं। तो इसको कोई मान लेते हैं, W में कोई कांस्टेंट R की जगह रो ई की पावर आयोटा फाई मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, ई की पावर आयोटा फाई। अब देखो जैसे ही यहाँ तुलना करेंगे तो रो इक्वल टू तो कितना होगा आपके पास, R होगा, और इधर से देखें अगर इसको तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस कितना, या इसको ऐसे लिखो थीटा प्लस कितना हो गया आपके पास, अल्फा। ठीक है, कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा। अब यहां से तुलना कर लेंगे, देखो ई की पावर आयोटा आयोटा, तो फाई इक्वल टू कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। फाई इक्वल टू कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। अब कि सर जो पहले कोण या एंगल थीटा था, अब वो कितना और एक्स्ट्रा घूमने लग गया, अल्फा। तो ये क्या हो गया, इसका घूर्णन या रोटेशन। ये क्या हो गया अभी, इसका घूर्णन या रोटेशन हो गया। ठीक है भाई, पहले कोण कितना था, थीटा था, अब उसमें कुछ प्लस माइनस हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और किसकी हो सकती है, माइनस की भी। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, घूर्णन या रोटेशन। ठीक है, तो फाई इक्वल टू थीटा, पहले थीटा था अब थीटा घूम गया, दूसरे समतल में जाएंगे तो ये कितना हो गया, थीटा प्लस क्या बन गया आपके पास, अल्फा बन गया। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, फिर देखते हैं आगे।
अब देखो घूर्णन के बाद दो शब्द और आते हैं अपने पास। एक होता है बेटा आवर्धन, एक तो क्या होता है आवर्धन, जिसे कहते हैं मैग्निफिकेशन, और दूसरा शब्द होता है आपके पास संक्षिप्तीकरण। दूसरा शब्द आपके पास क्या होता है संक्षिप्तीकरण, या जिसे क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। दूसरा क्या होता है संक्षिप्तीकरण, जिसे क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एक को कह देते हैं मैग्निफिकेशन, एक को हम क्या कहेंगे मैग्निफिकेशन, और दूसरे को क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। एक को कहेंगे मैग्निफिकेशन और दूसरे को क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। हेडिंग लगा लो, ये हेडिंग लगा लो। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा आपके पास कि सर फलन या फंक्शन है W इक्वल टू कितना है AZ। फलन या फंक्शन है W इक्वल टू कितना है AZ, ठीक है। यहाँ तक तो ये तो पहले वाले फंक्शन है। अब इसमें कंडीशन ये है कि सर A की वैल्यू एक तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। पहली बात समझ में आ रही होगी सबको कि सर एक तो A की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि सर A की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। A की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो बोले सर फिर कितने स्थितियां बच गई, दो। या तो बोले सर A की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, या सर A की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से कम हो सकती है। या तो भी A की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया, A की वैल्यू क्या होगी 1 से कम। फंक्शन है W इक्वल टू AZ आपके पास, और इसमें A की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 नहीं होनी चाहिए। तो फिर दो भागों में बट गया ये कि या तो 1 से छोटा या 1 से क्या होगा बड़ा। अगर इस A की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसे तो क्या कहते हैं बेटा आवर्धन या मैग्निफिकेशन कहते हैं, और अगर A की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसे हम क्या कहेंगे संक्षिप्तीकरण। इसे हम क्या कहेंगे संक्षिप्तीकरण, या क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। अब ये वास्तव में है क्या, ये वास्तव में है क्या, तो वास्तव में जैसे मान लो कोई आपके पास Z समतल है, Z समतल में कोई ये बना आपके पास, और ये आपके पास कौन सा प्लेन है W समतल। अब W समतल में जैसे ये इतना बन रहा था, अब इसकी बजाय ये बन जाए आपके पास, तो ये तो क्या हो गया इसका आवर्धन हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। और अगर मान लो Z समतल में ये बना था और W में इसका यही बन जाए, तो ये क्या हो गया इसका संक्षिप्तीकरण हो गया आपके पास। इसे हम क्या कहेंगे कंट्रैक्शन कहेंगे। तो ये पूरा नोट कर लो। तो व्युत्क्रमण या इन्वर्जन का मतलब होता है कोई भी W इक्वल टू FZ होगा तो इन्वर्जन का मतलब कौन सी मैपिंग होती है 1/Z। कौन सी मैपिंग होती है 1/Z। अब इसको और सोल्व करना चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, W का मतलब तो हुआ बेटा U प्लस से आयोटा V, और Z का मतलब हुआ X प्लस कितना आयोटा Y। अब नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए ऊपर होगा, तो हम क्या करेंगे X माइनस आयोटा Y, और नीचे है x प्लस आयोटा वाई, और किससे मल्टीप्लाई कर लिया x माइनस आयोटा वाई से। तो देखो क्या बना आपके पास x माइनस आयोटा वाई, और नीचे कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हो गया u प्लस आयोटा वी। अब यहाँ से तुलना या कंपेयर कर लेते हैं बिना आयोटा वाले और आयोटा वाले। तो u की वैल्यू कितनी होगी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू कितनी होगी माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कौन सी मैपिंग होती है इन्वर्जन। करो देखें नोट, फिर इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, वहां से सवाल भी आता है एग्जाम में। तो मैंने सुना बोले डबल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे, बताए हैं डबल पढ़ रहे हो क्या हैं। कब है बेटा टेस्ट, हाँ जो चल रहा है वही आएगा, ये कल बता देंगे, ये है ना। क्या करें, पेपर लीक तो हालत खराब हो जाएगी फिर, है ना। तो उसमें क्या आ रहा है मुकेश सर में, क्या ट्रिग्नोमेट्री हो गई क्या पूरी।
हाँ तो फिर सब ही आएगा, है ना। एलजेब्रा तो आसान है, याद हो गई होगी, अंगुलियों पे होगी आपके, है ना। अरे होगी ना। हाँ तो फिर कहाँ समस्या है। और कॉम्प्लेक्स चल ही रही है, कहाँ दिक्कत है। कॉम्प्लेक्स में अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ये तो बिना सिलेबस का पढ़ा रहा हूँ कि इसमें सवाल आते हैं, है ना। वैसे सिलेबस में तो इतने ही टॉपिक थे, सिर्फ एनालिटिक फंक्शन है आपके, और कौन सी है, मैपिंग है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग, यही सब लिखा हुआ है। हैं? हाँ हाँ, आए हुए हैं सवाल, इसलिए पढ़ा रहा हूँ भैया, पिछली बार भी पढ़ाया था, इस साल भी पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस में तो एक ही सब लिखा हुआ, कन्फॉर्मल मैपिंग। तो कन्फॉर्मल तो पढ़ लिया था कल ही अपन ने, लेकिन ये द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, सिलेबस में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, तो इसलिए पढ़ के चलेंगे इसको। अब देखो इसमें क्या होता है कि किसी भी सवाल में अगर W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू कितना है, 1/z। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होंगी या कुछ विशेषताएं होंगी। प्रॉपर्टी क्या होंगी, लिख लो आगे, इसकी विशेषताएं या प्रॉपर्टी, हेडिंग लगा लो आगे, विशेषताएं या प्रॉपर्टीज। और इसमें लिखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट, विशेषताएं या प्रॉपर्टीज लिखिएगा इसकी, और उसमें लिखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब लिखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में, जो व्रत मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं, जो व्रत मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं उनका प्रतिचित्रण, जो व्रत मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं उनका प्रतिचित्रण उन व्रतों पर होता है, उनका प्रतिचित्रण उन व्रतों पर होता है, उन व्रतों पर होता है जो मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं, जो मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं। जो व्रत मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं उनका प्रतिचित्रण उन व्रतों पर होता है जो मूल बिंदु से नहीं गुजरते हैं। द मैपिंग ऑफ सर्किल्स, द मैपिंग ऑफ सर्किल्स, द मैपिंग ऑफ सर्किल which is not passing through origin, the mapping of circle which is not passing through origin is, which is not passing through origin is the circles, is the circles which are not passing through origin, is the circles which are not passing through the origin। देखो ऐसे याद रखना इस बात को, अरे बात नहीं भाई, मैं बोलूँगा तो मैं ही बोलूँगा, है ना, फिर मैं सख्त रूप दिखाऊंगा, है ना। तुम तो हो इतने से, कितने से हो, है ना। ये मैं तो 700 बैठा था, उसमें भी ऐसे आवाज़ आती है कि हाँ कुछ गिरा है ना, ऐसे थोड़ी है। और तुम अब बात करे जा रहे हो, हैं, ऐसा नहीं है अभी। यहाँ से देखो, ये अपने पास पहला पॉइंट ये कहता है कि ये कौन सा समतल है बेटा, जेड समतल। ये कौन सा समतल है, जेड समतल। और ये कौन सा समतल है आपके पास, डब्लू समतल। ये है आपके पास डब्लू प्लेन, ठीक है। और बीच में रूपांतरण कौन से में बात कर रहे हैं, W इक्वल टू 1/z। ये कौन सा आपके पास रूपांतरण है। अगर इसमें कोई सर्किल या वृत्त बना हुआ है कहीं भी, जो मान लो यहाँ बना हुआ है, ये वृत्त या सर्किल है, इस वृत्त या सर्किल का इधर W में क्या बनेगा, तो अगर वो वृत्त या सर्किल है जो किससे नहीं गुजरता है, मूल बिंदु या ओरिजिन से, तो W में जो इसकी इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगा, वृत्त या सर्किल, और वो भी क्या नहीं होगा, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। अब जरूरी नहीं कि यहाँ बना तो यहीं बनेगा, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी कोई आपके पास क्या बन सकता है, वृत्त या सर्किल बन सकता है। लेकिन ये पॉइंट डायरेक्ट याद रहने चाहिए। अब सवाल कैसा बनेगा कि रूपांतरण W इक्वल टू 1/z के अंतर्गत वृत्त जो मूल बिंदु से नहीं गुजरता है उनका प्रतिचित्रण होगा, ये सवाल बनेगा इसमें। तो अगर मूल बिंदु से नहीं गुजरता है, रूपांतरण कौन सा है, W इक्वल टू 1/z। और जरूरी नहीं है कि नाम ही दे, ये भी लिख सकता है व्युत्क्रमण के अंतर्गत, व्युत्क्रमण या इन्वर्जन के अंतर्गत। तो इसकी मैपिंग कहाँ बनेगी, कौन सा ऑप्शन ठीक करना है, वृत्त जो मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। लिखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, जो वृत्त मूल बिंदु से गुजरते हैं, जो वृत्त मूल बिंदु से गुजरते हैं, जो व्रत मूल बिंदु से गुजरते हैं
जो वृत्त मूल बिंदु से गुजरते हैं उनका प्रतिचित्रण, जो वृत्त मूल बिंदु से गुजरते हैं उनका प्रतिचित्रण मूल बिंदु से, उनका प्रतिचित्रण मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली, मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली सरल रेखा होती है। जो वृत्त मूल बिंदु से गुजरते हैं उनका प्रतिचित्रण मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली सरल रेखा होती है। कि those circles which are passing through origin mapped to a straight line, mapped to a straight line which is not passing through the origin, mapped to a straight line which is not passing through the origin। क्या मतलब हुआ अभी? अगर इधर z समतल में, अगर z समतल में कोई वृत्त या सर्किल है जो किससे गुजरता हो, मूल बिंदु से, जैसे मूल बिंदु से गुजर रहा है, और रूपांतरण कौन सा होना चाहिए, W इक्वल टू 1/z। तो इसकी जो z समतल में मैपिंग आएगी वो कोई रेखा होगी, लेकिन रेखा चाहे कोई भी लाइन हो सकती है, लेकिन वो किससे नहीं गुजरेगी, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, मूल बिंदु से, थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली, मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली, मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली सरल रेखाओं का प्रतिचित्रण, मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली सरल रेखाओं का प्रतिचित्रण, मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली सरल रेखाओं का प्रतिचित्रण, सरल रेखाओं का प्रतिचित्रण उन व्रतों पर होता है, उन व्रतों पर होता है, उन व्रतों पर होता है जो मूल बिंदु से गुजरते हैं, उन व्रतों पर होता है जो मूल बिंदु से गुजरते हैं। मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली सरल रेखाओं का प्रतिचित्रण उन व्रतों पर होता है जो मूल बिंदु से गुजरते हैं। द स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, द स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन is mapped to the circles, is mapped to the circles which are passing through origin, is mapped to the circles which are passing through origin। अगर इधर अपने पास कोई एक सरल रेखा है z समतल में जो किससे नहीं गुजरती है, मूल बिंदु से, तो इसकी जो मैपिंग w समतल में होगी वो कोई वृत्त या सर्किल होगा और वो किससे गुजरेगा, मूल बिंदु से। लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा बेटा, सरल रेखाएं, सरल रेखाएं, सरल रेखाएं जो, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, सरल रेखाएं जो मूल बिंदु से गुजरती हैं, सरल रेखाएं जो मूल बिंदु से गुजरती हैं, सरल रेखाएं जो मूल बिंदु से गुजरती हैं, गुजरती हैं का प्रतिचित्रण, सरल रेखाएं जो मूल बिंदु से गुजरती है का प्रतिचित्रण उन सरल रेखाओं पर होता है, सरल रेखाएं जो मूल बिंदु से गुजरती हैं का प्रतिचित्रण उन सरल रेखाओं पर होता है, का प्रतिचित्रण उन सरल रेखाओं पर होता है जो मूल बिंदु से गुजरती हैं, का प्रतिचित्रण उन सरल रेखाओं पर होता है जो मूल बिंदु से गुजरती हैं। द स्ट्रेट लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन आर मैप्ड टू, the straight lines are mapped to the straight lines which are passing through origin। क्या मतलब हुआ कि अगर z समतल में, z समतल में कोई रेखा किससे गुजरती हो, मूल बिंदु से, तो w समतल में भी चाहे रेखा ये न बन के ये बन जाए, लेकिन किससे गुजरेगी, मूल बिंदु से। चारों पॉइंट याद रहने चाहिए और इनके लगा लो इम्पोर्टेंट, लगभग एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा इन चार में से, कोई सा ही पूछ सकता है। कर लिया नोट सबने? अब लिखिएगा अगला सवाल, क्वेश्चन लिखो देखिए।
रूपांतरण W इक्वल टू 1/z के अंतर्गत अनंत पट्टी के अंतर्गत अनंत पट्टी या इनफाइनाइट स्ट्रिप के अंतर्गत अनंत पट्टी या इनफाइनाइट स्ट्रिप क्या दे रखी है, y की वैल्यू 1/4 टू 1/2 का प्रतिबिंब पूछा आपसे, का प्रतिबिंब या इमेज ज्ञात करनी है आपको, का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब देखो जो 4 पॉइंट लिखे हैं वो तो पर्टिकुलर मेन केस थे। अब ऐसे हर कुछ पूछ लेगा तो फिर उसको तो क्या करना पड़ेगा, सोल्व ही करना पड़ेगा। भाई पिछले जो 4 पॉइंट लिखे हैं वो तो इसी के तो लिखे हैं, W इक्वल टू 1/z के। भाई इधर सर्किल है तो उधर क्या बनेगा, वो तो पता है। 4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे रेखा और किसके, सर्किल के, वो तो हमने लिख लिए। अब नॉर्मल हर कोई भाई इस रूपांतरण के अंतर्गत इस वाले का प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो वो तो क्या करना पड़ेगा, सोल्व। देखो सॉल्यूशन में करना क्या है, वास्तव में ये है कि ये आपके पास कौन सा समतल है, Z समतल। Z समतल में कहता है कि y 1/4 से कहाँ 1/2, मतलब इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। ये कोई y इक्वल टू कौन सी लाइन हो गई बेटा, 1/4। ये लाइन कौन सी हो गई, y इक्वल टू 1/4, और ये क्या हो गई, y इक्वल टू 1/2। अब ये बीच का पोर्शन हो गया ना, तो ये क्या बन गई, स्ट्रिप बन गई, क्या बन गई, पट्टी का, अनंत पट्टी का कह रहा है ना ये। तो ये जो पट्टिका बनी है y इक्वल टू 1/4 से 1/2 के बीच की, इसकी इमेज किस पे पूछ रहा है, W समतल में पूछ रहा है कि W समतल में इसकी इमेज क्या बनेगी। बताओ क्या बनेगी, तुक्का ही मार लो कोई। ऑप्शन ही तो समस्या है अपने साथ, ऑप्शन दिया और तुक्का मारा, ये है ना। ले बोल, मेरे को पता नहीं चले, ये कोई मेरे से पूछ लेना अचानक से, इतनी देर में सर्किल बढ़ा दिया हमने है। भाई इसके अंदर ये वैल्यू पुट करो। अब वैल्यू कैसे पुट होगी, थोड़ा सा इसना लॉजिक लगाया करो कि ये वैल्यू दी हुई है तो ये वैल्यू ही तो रखनी है इसकी, तभी तो किसकी वैल्यू आएगी, W की। अब वैल्यू Z की थोड़ी है, Z की नहीं है, तो Z को किस में कन्वर्ट करो, XY में। फिर Y की वैल्यू पुट करो, कुछ तो करो इसके अंदर, 2-4 लाइन खराब तो करो कम से कम, ये है ना। हाँ 4 लाइन कर लो। अभी XY में बदल के आए थे थोड़ी देर पहले, वहां से वैल्यू ले लो, U की और किसकी, V की। अभी तो चेंज किया था इसको, अरे W इक्वल टू 1/z को अभी तो चेंज किया था किसमें, U और V में, तो वहां से ले लो U और V की वैल्यू, डायरेक्ट मिल जाएगी आपको। सब दिख रहा है सबको, है नीचे आ गया। मैंने तो ऊपर बनाया था, यही नीचे आ गया है ना, कि जेड ऊपर चला गया तो ये नीचे आ गया है। सरल रेखा आ रही है बेटा, ठीक आ रही है ना, बिल्कुल गलत है ना, ठीक नहीं है। हाँ आ कैसे जाती है अभी ये सरल रेखा, मुझे पता नहीं है ना। है अभी देखो वैल्यू लिख के आए थे अपन, किस किस की वैल्यू लिखी थी देखो, ये तो लिख दूं डायरेक्ट, u की वैल्यू कितनी थी, x/x² + y²,
और v की वैल्यू कितनी थी बेटा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गई ना खत्म, बस। अब यहाँ देखो, अब भाई हमारे पास u और v चाहिए, तभी जाके हम किस में कुछ बना पाएंगे, w समतल में। भाई w समतल में u होता है, ये क्या आपके पास v, ये कौन सा समतल है आपके पास, w समतल। अब u और v की वैल्यू अगर आपको लानी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, x और y की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैल्यू तो अपने पास है किसकी, y की वैल्यू है, कि एक बार 1/4 ले सकते हैं और एक बार कहाँ तक 1/2 ले सकते हैं। तो x को हमें हटाना पड़ेगा, x को क्या करना पड़ेगा, रिमूव। भाई अगर x और y दोनों की वैल्यू होती तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता, और u और v की जो वैल्यू आती, लाइन रेखा सर्किल जो भी बनता वहाँ बना देते अपन। समझ रहे हो बात को। अब बोले सर x कैसे हटे, तो x की वैल्यू लाएंगे अपन। तो x की वैल्यू लाने के लिए एक काम करते हैं कि मैं u में किसका भाग दे दूं, v का। तो x की वैल्यू आ जाएगी u अपॉन कितना हो गया, v। तो कितना हुआ बताओ, x अपॉन कितना हो गया, माइनस वाई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई बेटा, माइनस u अपॉन v इंटू कितना हो गया, y। किसकी वैल्यू आ गई, x की। x किस में बदल गया, y में। x किस में बदल गया, y में। तो x की जगह ये वैल्यू रख देंगे और y की वैल्यू है ही अपने पास। अब ये x की वैल्यू किस में रखी जाए, ये भी दो ऑप्शन है, चॉइस है अपने पास, कि x की वैल्यू इसमें रखूं या इसमें रखूं। देखो इसमें रखूंगा तो ऊपर भी रखनी पड़ेगी और नीचे भी, तो इसमें रखेंगे तो कहाँ रखनी पड़ेगी, a की जगह। तो ये x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, v में। तो v इक्वल टू कितना हो गया बताओ, माइनस का y, और ये कितना हुआ, u स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और कितना हो गया, y स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया यहाँ से। अब देखो एक काम करेंगे, इसमें से धैर्य रखो बेटा, है ना। ये हो गया v, ये हो गया आपके पास कितना, v स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, और ये बन गया आपके पास माइनस तो है ही, और ये हो गया u स्क्वायर प्लस कितना, v स्क्वायर है ना, हाँ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। एक y कैंसिल हो गया तो उस y को यहाँ भेज दिया, ठीक है। अब एक v से v भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बना आपके पास, देखो y इक्वल टू अपने पास हो गया माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस कितना हुआ, v स्क्वायर, माइनस v अपॉन कितना हो गया, यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। भाई यू वी तो चाहिए, तो ये तो आ जाएंगे इसमें से। और अब किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की। तो पहले पुट कर लेते हैं कितनी, 1/4। तो y इक्वल टू 1/4 पर बात करेंगे तो ये हो गया 1/4। ये कितना हुआ, माइनस v अपॉन कितना, यू स्क्वायर प्लस कितना, v स्क्वायर। अब देखो इसको करते हैं सोल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया, 4v इक्वल टू 0। अब जब दो चर है इसके अंदर, दोनों की 2 पावर आ जाते हैं तो क्या बनता है, सर्किल। अरे जब x और y होता है या u v हो, अगर एक एक पावर होती है तो क्या बनती है, रेखा या लाइन। जब 2 पावर आ जाते हैं तो क्या बनता है, सर्किल बनेगा। अब सर्किल ऐसे थोड़ी बनेगा, सर्किल के लिए सेंटर भी देखना पड़ेगा, और सर्किल की क्या पता होनी चाहिए, त्रिज्या रेडियस भी पता होनी चाहिए। तो देखो इसको एडजस्ट करूं तो ऐसे कर सकता हूं क्या, इसको तो मैंने लिख दिया u माइनस 0 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं इसको u माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसके बाद में इसमें मैं करूंगा +4 और कितना करूंगा, -4। यहाँ मैं क्या करूंगा, इसमें +4 और कितना करूंगा, -4। तो इनसे मिलके तो क्या बन गया, इनसे मिलके तो ये बन गया v -2 का होल स्क्वायर। वैसे तो प्लस बन रहा है लेकिन मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। और ये 4 उधर चला गया, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 2 का स्क्वायर। तो ये सर्किल की बेसिक इक्वेशन तो आती होगी ना आपको, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ के अंदर या सेंटर कितना, h कोमा कितना होता है बेटा k, और त्रिज्या रेडियस कितनी होती है, r। त्रिज्या रेडियस कितनी होती है, r। इस फॉर्म में बना दिया इसको। तो यहाँ से दिख तो गया था सर्किल बनेगा, लेकिन सेंटर भी चाहिए और क्या चाहिए, रेडियस भी। तो इसको लिख दिया u माइनस 0, इसमें +4 और क्या कर लिया, -4। तो ये v प्लस बन रहा है, लेकिन फॉर्मूले में किसकी जरूरत होती है, माइनस की। तो -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एक सर्किल
जिसका सेंटर कितना हुआ 0, और त्रिज्या कितनी हो गई 2। अभी तक तो एक ही किया है, y इक्वल टू 1/4। अब वैल्यू कितनी रखते हैं बेटा, y इक्वल टू 1/2। तो 1/2 रखेंगे तो ऐसा ही होगा 1/2 इक्वल टू, ये हो गया -v/u² प्लस कितना हुआ v²। यहाँ से देखो ये हो गया u² प्लस v² और प्लस कितना हो गया 2v इक्वल टू कितना 0। अब इसमें क्या कर लेंगे +1 और कितना करूँगा -1। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, u-0 का होल स्क्वायर। ये तीनों मिलके क्या बन गया v+1 का होल स्क्वायर। तो v+1 को ऐसे लिख दूँ क्या, v-1 का होल स्क्वायर। ये -1 उधर चला गया तो प्लस, तो इसको ऐसे लिख दें 1 का स्क्वायर। तो ये एक वृत्त और सर्किल और बन गया कितना 0, -1 और त्रिज्या कितनी 1 का। बनाते हैं देखो, तो ये मान लेता हूँ पॉइंट कितना है 0, -2। इस पहले को बना रहा हूँ 0, कितना है -2। तो ये लिख देते हैं ये कितना है 0, -2। इस पे त्रिज्या कितनी है 2, तो ये दूरी कितनी होगी 2 ही होगी। तो एक तो वृत्त या सर्किल ये वाला बनेगा आपके पास, बन गया ये वृत्त या सर्किल। इसके बाद दूसरा कहता है कि सर 0, कितना -1 और त्रिज्या कितनी 1। तो 0, -1 को यहाँ होगा, यही तो होगा पॉइंट। एक त्रिज्या का वृत्त बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, यही वृत्त या सर्किल बनेगा। अब यहाँ पोर्शन किसके बीच था 1/4 और 1/2 के बीच का, तो यहाँ भी इन दोनों के बीच का पोर्शन आएगा। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपके पास, ये वाला भाग आएगा आपके पास, इसकी इमेज यहाँ आएगी, ये वाला पोर्शन। कर लो नोट देखे। इसको ब्लॉक कर दो, एक को है ना, ब्लॉक कर दो इसको, दिख जाएगा फिर एक साथ पूरा। इसको दिख नहीं रहा भाई, क्या मैं छोटा लिख रहा हूँ बोर्ड पे है ना, और बाकी सब तुमको भी दिख रहा है, घर पे भी दिख रहा होगा तुमको, ये क्लास दिखती होगी ना, और बाकी सबको भी दिख रही है, एक को नहीं दिख रही है ना। तो इसको कर दो ब्लॉक, बाद में दिख जाएगी एक साथ, ये है ना।
हम्म। हाँ तो बाउंड्री वैल्यू नहीं आएगी ना, इसमें भी बीच का पोर्शन है, उसमें भी बाउंड्री लाइन नहीं है, तो इसमें भी बाउंड्री लाइन नहीं है। ऑप्शन जब आएगा तब ऐसा ही आएगा। ये ऑप्शन देगा कि वृत्त या सर्किल जिसका सेंटर 0, -2 तथा, तो मान तो लेंगे ना फिर इन भाई, ये वैल्यू जो आई है हमारे पास, ये बाउंड्री वैल्यू नहीं है अपने पास, बीच बीच का ही पोर्शन है भाई। इसमें भी तो ये वैल्यू कहाँ है, नहीं है, लेकिन इससे ऊपर वाला वैल्यू तो है, इससे नीचे वाली वैल्यू है। अब यहाँ अपने पास इस बाउंड्री पे जो पॉइंट है वो नहीं है मेरे पास, इस बाउंड्री पे जो पॉइंट है वो भी नहीं है, ये बीच वाले पॉइंट है, बाउंड्री शामिल नहीं है इसके अंदर। बाउंड्री के पॉइंट इसके अंदर भी शामिल नहीं है, इसमें भी शामिल नहीं, बीच के ही पॉइंट है, तो इसमें भी बाउंड्री वाले पॉइंट शामिल है। ऑप्शन ये देगा कि वृत्त 0, -2 तथा वृत्त 0, -1 के मध्य का क्षेत्र, बस यही ऑप्शन आएगा कि वो वृत्त या सर्किल जिसका सेंटर कितना हो 0, -2 त्रिज्या 2, और वृत्त या सर्किल ये कितना है 0, -1 के मध्य का क्षेत्र, तो बीच का क्षेत्र दोनों के ये आएगा, दोनों के बीच का क्षेत्र यही तो आएगा आपके पास। ये उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है, उभयनिष्ठ होता तो ये वाला होता, उभयनिष्ठ थोड़ी लेना है, उभयनिष्ठ कॉमन नहीं लेना, इन दोनों के बीच का है तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र ले लिया अपन ने। पॉइंट बाउंड्री वाले इसमें भी नहीं थे तो इसमें भी नहीं है, सिर्फ बीच बीच के पॉइंट अपने पास। लिख लिया क्या सबने? अब देखो ऐसा एक सवाल और करो, वो थोड़ा इससे आसान रहेगा, वो इससे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, छोटा भी है। रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया आपको, W = 1/z, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन है W = 1/z के अंतर्गत रेखाओं के अंतर्गत या अंडर विच के अंतर्गत रेखाओं x = 1 तथा y = 1 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, कि इमेज बताओ कि क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से क्या आएगा। x = 1 की इमेज तो क्या आएगी, रेखा की, और y = 1 भी क्या है, रेखा लाइन होती है, उसकी इमेज क्या आएगी। अब तो वैल्यू रख के बताओ देखें। क्या आएगा, वर्ग मानना पड़ेगा बेटा। देखो पिछला सवाल बड़ा लगाओगे, पिछला सवाल भी छोटा है, देखो कैसे, पीछे आओ एक बार। हाँ सर्किल ठीक है, देखो ये बताया था ना आपको यहाँ से, अरे ये बताया है ना, किसकी वैल्यू आई u और v की। वैसे आप लोग इसको ऊपर ले जाओ, इसको तो ऊपर ले जाओ, ये कहाँ जाएगा नीचे, फिर u और v से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, जैसे माइनस लगा किया, तो जैसे u और v की वैल्यू आई है वैसे ही x की और किसकी वैल्यू आ जाती है y की, सेम ही वैल्यू आती है u/u² प्लस v², और ये आ जाएगी -v और u² प्लस कितना v²। समझ रहे हैं ना क्या किया है भाई, इसको ले गए ऊपर, इसको ले आए कहाँ नीचे, तो ये 1/u + v हो गया, ऊपर नीचे माइनस लगाए क्या कर लिया गुणा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की और y की,
तो अगर ये x और y की वैल्यू, जैसे u और v की वैल्यू तो याद हो जाएंगी लगभग डायरेक्ट सी, तो वैसे ही किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x y की। तो पिछले सवाल में अगर यहाँ से अगर ये वैल्यू पता होती आपको तो ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये लिखना था बस। पिछले सवाल में ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी भाई। किसकी जरूरत थी, मान किसका दिया हुआ था, y का, तो ये y के रूप में लिख दो और y की वैल्यू रख दो 1/4 और कितनी रख दी 1/2। वही स्थिति यहाँ है इस सवाल में। अब इस सवाल में किसकी वैल्यू है, x की और y की, तो वैल्यू रखो ना x की सबसे पहले डायरेक्ट ही, कहाँ जाने की जरूरत है भाई। x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, u/u² प्लस v², और y की वैल्यू कितनी आएगी -v/u² प्लस v²। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी रखूंगा 1, तो 1 रख दो, 1 = u/ कितना u² प्लस v²। सोल्व कर लो इसको, u² इधर आएगा तो कितना -u और प्लस कितना v² और इक्वल टू कितना 0। अब दोनों की 2 पावर आ रही है, इसका मतलब सर्किल बनेगा, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या प्लस माइनस करूं बताओ इसमें भाई, इसमें इसको तो लिख सकता हूं v-0, क्या जोड़ूं क्या घटाऊं कि स्क्वायर बन जाए, 1/4 जुड़ेगा बेटा, तो यहाँ स्क्वायर होगा तो उसका b तो आएगा, 1/4 का मतलब यहाँ कितना आएगा 1/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हम यहाँ करेंगे प्लस 1/4 और कितना करूँगा -1/4। तो इनसे तो क्या बन गया u माइनस और कितना हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया v-0 का होल स्क्वायर। ये 1/4 उधर जाएगा तो कितना हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। क्या बना, एक वृत्त या सर्किल बनेगा जिसका सेंटर कितना 1/2, 0, तो ये हो गया 1/2, 0, और त्रिज्या कितनी है 1/2, तो ये वाला वृत्त या सर्किल बनेगा। किसका इमेज है ये, x = 1 रेखा की। कौन सी रेखा की इमेज आ गई, x = 1 की। क्लियर है ना सबको भाई। ये एक्स वाई की वैल्यू जरूरत कहाँ है, यू वी की वैल्यू याद है तो एक्स वाई उल्टा लिख दो उससे भाई। यू बराबर एक्स वाई में लिखते हैं तो एक्स बराबर किस में लिख दो यू वी में। वी की वैल्यू किस में लिखते हैं एक्स वाई में, तो वाई की वैल्यू किस में लिख दो यू वी में, वही सेम रहेगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। कौन सी रेखा की बात कर रहा हूँ, y = किसकी 1 की, तो 1 रखेंगे बेटा, 1 = कितना हो गया -v/u² प्लस कितना हुआ v²। यहाँ से देखो ये हो गया u² प्लस v² और प्लस कितना हो गया v और इक्वल टू कितना 0। क्या जोड़ूं क्या घटाऊं, वही 1/4, तो 1/4 प्लस और क्या कर लिया माइनस, तो यहाँ से क्या बन गया u-0 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया v + 1/2 का होल स्क्वायर। तो प्लस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस, तो -1/2 का होल स्क्वायर। ये -1/4 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर। बना लो वृत्त या सर्किल। सेंटर कितना 0, -1/2, तो 0, -1/2 को यहाँ होगा आपके पास, ये होगा 0, कितना -1/2, त्रिज्या कितनी 1/2, तो ये वृत्त या सर्किल बनेगा। बनाओ देखें। तो बड़ा सवाल पिछला भी नहीं है, बड़ा ये भी नहीं है। अब ये सर्किल तो आना ही चाहिए भाई, इतना तो ये तो बेसिक सी बात है कि सर्किल की मेन इक्वेशन तो बननी चाहिए आपसे कि क्या जोड़े क्या घटाएं सर। तो ये 2 सवाल थे, दोनों को एक साथ पूछ लिया, अलग अलग पूछ सकता अगला भाई। 2 सवाल हो गए ना इसमें, रेखा x = 1 की इमेज और y = 1 की इमेज, तो एक पूछेगा एग्जाम में। ये मान के चलिएगा कि व्युत्क्रम वाले में से एक सवाल जरूर आपको मिलेगा। 4 पॉइंट लिखवाएं आपको, यू वी की वैल्यू भी पूछ सकता है, एक्स वाई की वैल्यू भी पूछ सकता है, और 2 ये सवाल कराए हैं। इन 6-7 बातों में से एक सवाल ये मान के चलो 100% पूछेगा एग्जाम में।
लिख लिया ना सबने? तो सवाल बड़े नहीं है भी, डायरेक्ट x की वैल्यू दे रखी है तो x का फॉर्मूला रख लेंगे, y की वैल्यू दे रखी है तो किसका रख लेंगे, y का। पिछला सवाल भी बड़ा नहीं था, वो तो मैंने पूरा बेसिक से बताया था, नहीं तो वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x की और किसकी, y की। भाई पिछले में हमने पहले क्या कर लिया था, यहाँ सोल्व कर लिया था। सोल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूले ये होते हैं, अगर x का चाहिए तो u v इधर लिख दो, y का चाहिए तो u v इधर लिख दो, बस इतना ही फ़र्क है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो एक होता है रेखिक रूपांतरण। क्या होता है आपके पास, रेखिक रूपांतरण या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेखिक रूपांतरण या क्या होता है आपके पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेखिक रूपांतरण या क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेखिक का मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि W इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोई ए जेड प्लस कितना होगा b, जहां a और b क्या है, समीसर अचर है, जहां a तथा b क्या है आपके पास, समीसर अचर या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। a तथा b क्या आपके पास, समीसर अचर या क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया, रेखिक हो गया, लीनियर हो गया। भाई एक घात आ रही है z की, तो क्या कह देंगे इसे, रेखिक या क्या कहेंगे, लीनियर। अब जो मेन काम है, ये तो ऐसे लिखवा दिया, मेन जो काम है वो किसकी है, द्विरेखिक रूपांतरण का। जो मेन हमारे पास है वो है द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द्विरेखिक रूपांतरण या क्या कहते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसे कहते हैं मोबियस रूपांतरण, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस रूपांतरण। लेकिन लगभग जगह नाम आपको मिलेगा द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लो बेटा, लिखने का है ये, है ना, हेडिंग लगा लो, द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या इसे कहते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो बाइलिनियर कैसा होगा, द्विरेखिक रूपांतरण कैसा होगा। देखो द्विरेखिक रूपांतरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विरेखिक रूपांतरण की जो मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन कितना होगा, सी जेड प्लस डी। W इक्वल टू होगा ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, कि यहाँ जेड की एक पावर कोई कांस्टेंट हो सकता है, नीचे जेड की एक पावर कोई कांस्टेंट, और साथ में प्लस माइनस कोई क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। और जहाँ ए बी सी डी क्या है आपके पास, समीसर अचर है, जहाँ ए बी सी डी क्या है, समीसर अचर या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तथा एक कंडीशन और होनी चाहिए, ए डी माइनस बी सी करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ए बी सी डी क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, उसके साथ साथ ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विरेखिक रूपांतरण। तो इसे क्या कहते हैं, द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। द्विरेखिक रूपांतरण या क्या कहेंगे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसे। अब बोले सर द्विरेखिक कैसे हुआ, ये नाम कैसे हुआ, देखो बोर्ड पे, इसको गुणा कराते हैं इधर, तो ये हो गया सी डब्ल्यू जेड प्लस डी डब्ल्यू, ऐसा ही हुआ, माइनस कितना हुआ ए जेड, और माइनस कितना हो गया बी, और इक्वल टू 0। अब देखो z में कितनी घात है, एक घात, तो एक तो z का हो गया रेखिक या लीनियर, और एक w की एक घात है, तो एक किस में हो गया, रेखिक या लीनियर, w में। तो दो में लीनियर हो गया, z में भी लीनियर है और किसके अंदर है, w में भी। तो इसलिए इसे क्या कह देते हैं, द्विरेखिक या क्या कहते हैं, बाइलिनियर। करो देखिए नोट डेफिनेशन, और क्या, तो फिर नहीं होगा,
जीरो हो जाता तो फिर नहीं होगा। अब मैं तो कह नहीं सकता है क्यों नहीं होगा, ये मोबियस ने कहा है, वो बात मैं कह रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है भी। कर लिया नोट सबने? अब नोट लगाए, कुछ पॉइंट लिखिए इसके रिगार्डिंग। नोट लगा के पॉइंट लिखिएगा। भैया याद होना चाहिए कि द्विरेखिक रूपांतरण का रूप क्या होगा, W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ये कोई भी कांस्टेंट होंगे और AD माइनस बी सी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। AD माइनस बी सी इक्वल टू जीरो हो जाता है तो फिर मीनिंगलेस बन जाता है। फिर क्या बन जाता है, या तो अचर या कांस्टेंट बनेगा। फिर क्या बन जाता है, या तो अचर या कांस्टेंट। तो फिर वो द्विरेखिक रूपांतरण नहीं बन पाता है। अब लिखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट, या नोट नंबर में पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिएगा। द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण वृत्तों या सरल रेखाओं को, 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 वृत्तों या सरल रेखाओं में, द्विरेखिक रूपांतरण वृत्तों या सरल रेखाओं को वृत्तों या सरल रेखाओं में प्रतिचित्रण करता है, वृत्तों या सरल रेखाओं में प्रतिचित्रण करता है, वृत्तों या सरल रेखाओं में प्रतिचित्रण करता है। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्किल्स और स्ट्रेट लाइन्स, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्किल्स और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्किल्स और स्ट्रेट लाइन्स। कि अगर द्विरेखिक रूपांतरण है, इस पॉइंट का मतलब यही हुआ कि अपने पास z समतल है और बीच में क्या होगा, रूपांतरण किस टाइप का हो, इस टाइप का। इसमें कोई भी वैल्यू होंगी, नॉर्मली ए जेड प्लस बी अपॉन क्या लिख देते हैं, सी जेड प्लस कितना डी। अगर इधर कोई सर्किल बना है z समतल में तो उसकी W समतल में मैपिंग भी क्या आएगी, सर्किल। और अगर कोई इधर सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन है तो उसकी मैपिंग W समतल में भी क्या आएगी, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। तो डायरेक्ट सवाल है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है इसे। तो कुछ पॉइंट है जो याद रहने चाहिए, जैसे 4 पॉइंट वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से, व्युत्क्रमण या इन्वर्जन वाले, वो 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको ऐसे डायग्राम से याद रख लिया करो कि इधर सर्किल है तो उधर भी सर्किल, इधर रेखा इससे गुजर रही है उधर सर्किल नहीं गुजरेगा। इसी तरीके के तो पॉइंट हैं 4 अपने पास। इसके बाद देखो नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो, द्विरेखिक रूपांतरण द्वारा, द्विरेखिक रूपांतरण द्वारा, द्विरेखिक रूपांतरण द्वारा, द्विरेखिक रूपांतरण द्वारा z समतल में, द्विरेखिक रूपांतरण द्वारा z समतल में, द्विरेखिक रूपांतरण द्वारा z समतल में एक वृत्त के सापेक्ष, एक वृत्त के सापेक्ष, एक वृत्त के सापेक्ष 2 प्रतिलोम बिंदुओं का, एक वृत्त के सापेक्ष 2 प्रतिलोम बिंदुओं का रूपांतरण, 2 प्रतिलोम बिंदुओं का रूपांतरण W समतल में, 2 प्रतिलोम बिंदुओं का रूपांतरण W समतल में, W समतल में 2 बिंदु होंगे, W समतल में 2 बिंदु होंगे, W समतल में 2 बिंदु होंगे, जो कि W समतल में 2 बिंदु होंगे जो कि
रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष जो कि रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु जो कि रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु है, जो कि रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु है। इंग्लिश में लिख लो, इसको पढ़ो, दे क्या कहना चाहता है। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन transforms any 2 points. The bilinear transformation transforms any 2 points which are inverse points with respect to a circle in z plane, which are inverse points with respect to a circle in z plane, with respect to a circle in z plane into the points which are also inverse points, into the points which are also inverse points of the circle in w plane, देखो भाई पॉइंट लिख लिया करो, पॉइंट का मीनिंग ऐसे रटना नहीं है, पॉइंट में बात क्या कहता है वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ आपके पास रूपांतरण तो कौन सा है, az प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, इस टाइप का सवाल दिया हुआ होगा। और अगर इस टाइप के रूपांतरण के लिए ये आपके पास कौन सा समतल है बेटा, z समतल। z समतल में कोई वृत्त या सर्किल होगा तो w समतल में क्या बनेगा, अभी अभी बता के आया हूँ, क्या बनेगा, वृत्त ही बनेगा, अभी तो लिखा है। ये कौन सा रूपांतरण है, द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने लिखा है कि z समतल में जो सर्किल होगा वो क्या बनेगा, सर्किल, और जो सरल रेखा होगी वो क्या बनेगी, सरल रेखा। तो यहाँ तक तो देखो ये बन गया आपके पास, ये कौन सा हो गया आपके पास, w समतल। अब w समतल में सर्किल का क्या बनेगा, सर्किल, वो कहीं भी बन सकता है, मान लो यहाँ बन गया अपने पास, ठीक है। अब क्या कहता है कि इस सर्किल के रेस्पेक्ट में, इस सर्किल का सेंटर ये है और इस सर्किल का सेंटर ये होगा। अगर इस सर्किल के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट मान लेता हूँ P और एक पॉइंट कितना आपके पास Q, ये 2 पॉइंट है आपके पास, ये P पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट। ये कौन से बिंदु हैं, प्रतिलोम बिंदु, इनवर्स पॉइंट। क्या कंडीशन होती है प्रतिलोम बिंदु की बताओ, लिखवाया था पहले क्लास में कि तीनों ये पॉइंट क्या होने चाहिए, एक रेखा में होने चाहिए, और ये इसको नाम दे दो CP इंटू CQ किसके बराबर होना चाहिए, R स्क्वायर के। तो अगर इधर ये प्रतिलोम बिंदु दिए हुए हैं तो इधर भी ये क्या बनेंगे, इस वृत्त या सर्किल के क्या बनेंगे, प्रतिलोम बिंदु बनेंगे। तो इधर मान लो कोई C डैश हो जाएगा, ये कोई P डैश हो जाएगा और ये क्या होगा, Q डैश होगा। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट, सारे पॉइंट ही क्लियर हो रहे हैं कि भाई अगर ये कौन सा रूपांतरण है, द्विरेखिक रूपांतरण, तो z समतल में जो सर्किल होता है वो क्या बनता है, सर्किल। रेखा होती है वो क्या बनेगी, रेखा। अगर इधर इस सर्किल के सापेक्ष कोई 2 क्या है, प्रतिलोम बिंदु P और Q, तो इन P और Q की जो इधर इमेज या प्रतिबिंब आएगा वो भी क्या होंगे, प्रतिलोम बिंदु ही होंगे, जिस वृत्त या सर्किल के सापेक्ष जो बनेगा, ठीक है। इसके बाद लिखो थर्ड पॉइंट, क्लियर है ना पॉइंट सबको। अब कुछ भी पूछ सकता है, ये पॉइंट थोड़े थोड़े याद रखने पड़ेंगे, है ना। इसके बाद लिखिएगा, देखो थर्ड पॉइंट में लिख लो, चाहे अलग से हेडिंग लगा लो, वज्र अनुपात, या इसे कहते हैं क्रॉस रेशियो, या वज्र अनुपात कह दो, या वज्र अनुपात, या इसे क्या कहते हैं, क्रॉस रेशियो। वज्र अनुपात या किसकी बात आ रही है, क्रॉस रेशियो की। अब देखो आपके पास क्या देगा, 4 पॉइंट देगा, कितने बिंदु रहेंगे, 4, Z1, Z2, Z3 और Z4, और फिर उनका पूछेगा आपसे कि इनका क्या करना है, वज्र अनुपात या क्रॉस रेशियो कैसे निकलेगा। तो लिखिएगा, यदि Z1, Z2, Z3, Z4, यदि Z1, Z2, Z3, Z4 भिन्न भिन्न बिंदु हो,
यदि Z1, Z2, Z3, Z4 भिन्न भिन्न बिंदु हो, भिन्न भिन्न बिंदु हो तो भिन्न भिन्न बिंदु हो तो राशि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस Z1, Z4 माइनस Z1। अगर यदि Z1, Z2, Z3, Z4 चार पॉइंट है आपके पास, Z1, Z2, Z3, Z4 क्या है, चार अलग अलग पॉइंट हैं, तो ये जो राशि या क्वांटिटी बनेगी Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, ऐसे याद रहेगा ये, Z1 माइनस Z2, फिर नीचे आएंगे Z2 माइनस Z3, फिर Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1। इस राशि या क्वांटिटी को इन चारों बिंदुओं के लिए क्या कहते हैं, वजन अनुपात या क्रॉस रेशियो कहते हैं। तो राशि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3 और ऊपर है Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1 को, इस राशि को क्या कहेंगे, आगे लिख लो चाहे, राशि को Z1, Z2, Z3, Z4 का वज्रानुपात कहते हैं या वज्र अनुपात या क्रॉस रेशियो कहते हैं। अगर Z1, Z2, Z3, Z4 चार डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो ये जो क्वांटिटी बनेगी ये क्या कहलाएगी, क्रॉस रेशियो। अब व्यक्त कैसे किया जाता है इसे, भाई कोई कह दे कि इन चार का वज्र अनुपात या क्रॉस रेशियो, तो इसे ऐसे लिखा जाता है, ये ब्रैकेट लगता है और यहाँ Z1, यहाँ Z2, यहाँ Z3 और Z4, ये ब्रैकेट। अगर ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब ये क्या बता रहा है, इन चारों पॉइंट का क्या बता रहा है, वज्र अनुपात या क्रॉस रेशियो। तो इसे इसके द्वारा व्यक्त या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके द्वारा व्यक्त या रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो वज्र अनुपात की सहायता से क्या मिलेगा आपको, वज्र अनुपात में क्या होगा आपके पास, ये तो चार पॉइंट थे, चार का हमने क्या निकाल लिया, वज्र अनुपात। अब वज्र अनुपात की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या रहता है, निश्चर या इनवेरिएंट रहता है। क्या बना रहता है भाई, निश्चर या इनवेरिएंट होता है। निश्चर या इनवेरिएंट का मतलब, अरे निश्चर या इनवेरिएंट का मतलब जो बदलता नहीं है, जिसे स्थिर भी कह सकते हैं। भाई वज्र अनुपात की प्रॉपर्टी होती है कि चार पॉइंट के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो ये होता है निश्चर या इनवेरिएंट। तो एक लाइन और लिख लो, वज्र अनुपात द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत, वज्र अनुपात द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर होता है, वज्र अनुपात द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर होता है, निश्चर होता है। अतः वज्र अनुपात द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर होता है। अतः तीन बिंदुओं को अन्य तीन बिंदुओं पर प्रतिचित्रित करने वाला, अतः तीन बिंदुओं को अन्य तीन बिंदुओं पर प्रतिचित्रित करने वाला, अन्य तीन बिंदुओं पर प्रतिचित्रित करने वाला द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कर सकते हैं, द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कर सकते हैं, द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कर सकते हैं। अब इस लाइन का अभी मतलब नहीं समझना, अभी सवाल कराऊंगा तब इसका मतलब समझ में आएगा। अभी इस पे कुछ नहीं करना आपको कि तीन बिंदुओं से कैसे रूपांतरण प्राप्त होगा। इसके नीचे एक लाइन और लिखो, अभी सवाल करेंगे, 3 पॉइंट लेके चलेंगे, फिर कैसे प्राप्त होगा वो सवाल से क्लियर हो जाएगा। इसके नीचे वाली लाइन में लिखो,
यदि किसी द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत या ऐसे लिख लो और लाइन कम हो जाए, यदि हटा दो, ऐसे लिखो किसी द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत, ऐसे लिख लो किसी द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत Z1 Z2 Z3 Z4 इक्वल टू होता है आपके पास W1 W2 W3 W4 अंडर एनी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन Z1 Z2 Z3 Z4 इक्वल टू W1 W2 W3 W4। मतलब इसका क्या हुआ भाई, द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत या अंडर एनी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन Z1 Z2 Z3 Z4 इक्वल टू किसके होगा, W1 W2 W3 W4। मतलब ये इसका कि ये आपके पास Z समतल है, Z समतल के ये 4 पॉइंट हैं कोई भी आपके, एक Z1 है, एक Z2, एक Z3 और एक क्या है Z4। अब इन बिंदुओं का यहाँ द्विरेखिक रूपांतरण होगा W बराबर, तो किस में आएगा, W समतल में इनकी इमेज तो आएंगी, तो इनकी जो इमेज आएंगी, मान लो एक कोई W1 आया, एक W2 आया, एक W3 आया और एक क्या आया W4। ये 4 बिंदुओं के 4 पॉइंट तो इमेज तो आएंगी, तो चाहे इनका क्या ले लो वज्र अनुपाती, वज्र अनुपाती तो है, और चाहे इनकी इमेज वाले जो पॉइंट आते हैं उनका क्या ले लो वज्र अनुपात या क्रॉस रेशियो ले लो, वो क्या रहता है बराबर होता है। मतलब समझ में आया ना कि भाई अगर रूपांतरण किसके अंदर बात कर रहे हैं, द्विरेखिक होना चाहिए, ये लिखा हुआ मिलेगा ऑलरेडी, बस ये पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत अगर 4 बिंदु हैं Z1 Z2 Z4 तक, और इनकी जो इमेज वाले पॉइंट होंगे वो कौन होंगे, W1 W2 W3 W4, चाहे तो इनका क्रॉस रेशियो ले लो, चाहे इनका क्या ले लो क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो निकालना जानते ही है, W1 माइनस W2, ये तो याद हो गया हो ना, ऐसे चलना नीचे कि Z1 माइनस Z2, फिर Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1। किताब में कई जगह उल्टा सीधा लिखा मिलेगा, वो फिर माइनस कॉमन लेने से ही दिखेगा आपको, ठीक है, तो उसमें नहीं पढ़ना है, इसी तरीके से आपको याद करना है। अब देखो एक सवाल लिखता हूं मैं, और उससे जो ऊपर लाइन लिखी है ना, इससे वो तब जाके क्लियर हो पाएगी। देखो लिखो, सवाल लिखो बेटा। एक द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए, एक द्विरेखिक या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करनी है, एक द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए। और क्या दिया हुआ आपको, जो बिंदुओं या पॉइंट्स आपके पास Z इक्वल टू 2 कॉमा आयोटा और कॉमा कितना है -2 को क्रमशः है W इक्वल टू 1 आयोटा माइनस आयोटा, W इक्वल टू 1 आयोटा माइनस आयोटा -1, W इक्वल टू 1 आयोटा -1, 2 आयोटा -2 में प्रतिचित्रित करें। सवाल लिखो एक बार कि फाइंड ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट, फाइंड ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट्स। Z की वैल्यू दे रखी है, इनटू W की वैल्यू लिख लो। सवाल लिख लिया सबने। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो द्विरेखिक रूपांतरण होता क्या है, W इक्वल टू AZ प्लस बी अपॉन क्या होता है बेटा CZ प्लस डी। मतलब द्विरेखिक रूपांतरण में एक तो क्या आता है W और एक क्या आता है Z, इसके अलावा तो सारे कांस्टेंट आ रहे हैं भाई, एक तो W आता है और एक क्या आता है Z आता है। अब देखो जब 4 पॉइंट दे देगा, जब क्या दे देगा 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट दे देगा तो फिर तो क्रॉस रेशियो निकाल लेंगे, तो फिर तो कोई कांस्टेंट आंसर आएगा इसका, तो भाई Z1 Z2 रख देंगे, सोल्व कर लेंगे तो कोई कांस्टेंट रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास क्या द्विरेखिक रूपांतरण आया, क्या नहीं आया भाई। द्विरेखिक रूपांतरण में एक तो क्या रहना चाहिए W और एक क्या रहना चाहिए Z, तो इसलिए जब द्विरेखिक रूपांतरण चाहिएगा तो पॉइंट कितने देगा 3, एक पॉइंट तो Z का गायब कर देगा तो उसे तो क्या कह देंगे Z, और एक पॉइंट W का कम कर देगा तो उसे क्या कह देंगे W।
अब यहां देखो इस सवाल में क्या करना है। इस सवाल में कहता है कि द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात करो जो बिंदु इन पॉइंट के लिए है। अब ऐसे समझो कि पॉइंट कितने दिए हुए हैं, 3। एक अपनी तरफ से ले लो एक पॉइंट, भाई एक पॉइंट कम है ना, क्रॉस रेशियो। और ये हम जानते ही है कि इनका क्रॉस रेशियो और इनका क्रॉस रेशियो क्या होगा, बराबर। बराबर लिख सकते हैं भाई, इनका क्रॉस रेशियो और इनका क्रॉस रेशियो क्या होगा, बराबर। तो इधर एक पॉइंट अपनी तरफ से जेड ले लो और इधर अपनी तरफ से एक पॉइंट क्या ले लो, डब्लू ले लो। अब ऐसे समझो, फॉर्मूला वही रखना है। ऐसे समझो ये तो क्या है, Z1, ये क्या है Z2, ये क्या है Z3, ये है Z4, ये क्या है W1, ये क्या है W2, W3 और W4। तो अब फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, देखो Z माइनस कितना होगा भाई Z, इसको Z कह दो या इसको कहना चाहो तो Z1 समझ लो भाई। इसको पढ़ने के हिसाब से इसको Z पढ़ लिया, इसको क्या पढ़ लो Z1, इसको क्या पढ़ लो Z2, इसको क्या पढ़ लो Z3, इसको W पढ़ लो, इसको क्या पढ़ लो W1, इसको W2 और इसको W3। अब फॉर्मूला लिखना है, पहले में से दूसरा, फिर नीचे क्या आएगा, दूसरे में से तीसरा, ऊपर क्या आएगा, तीसरे में चौथा और चौथे में से पहला। तो क्या फॉर्मूला बनाऊं, Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 और घूम के वापस Z3 माइनस कितना Z। फॉर्मूले में दिक्कत किसी को, बराबर होगा तो इक्वल टू लिख लो बेटा। क्या होगा W माइनस W1, नीचे W1 माइनस W2 और W2 माइनस W3 और W3 माइनस कितना W। अब किन किन की वैल्यू आपके पास, Z1 Z2 Z3 के वो यहाँ रख दो, W1 W2 W3 की वैल्यू यहाँ रख दो और सोल्व करके लास्ट में W बराबर आंसर आ जाएगा। भाई एक तो W बचेगा इधर। अब देखो वैल्यू रख लेते हैं इसमें, पहले उसकी रख लेता हूँ क्योंकि इधर किसकी जरूरत पड़ेगी, W की। भाई द्विरेखिक रूपांतरण में W बराबरी तो लिखते हैं ऐसे, तो पहले W वाले इधर लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। W माइनस W1 कितना है 1, आगे W2 कितना है बेटा आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1, ऐसा ही हुआ। W1 कितना है 1 माइनस कितना आयोटा और W3 कितना -1 माइनस W। इधर देखो इसमें रख देते हैं, Z माइनस Z1 कितना है 2, Z2 आयोटा माइनस माइनस प्लस और नीचे देखें तो Z1 माइनस Z2 2 माइनस आयोटा और कितना है -2 और कितना -Z। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस, ये 1 प्लस आयोटा है, इनको एक तरफ कर लेंगे और लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो इधर तो क्या रख लेंगे W और इधर किसके पद आ जाएंगे, ऊपर एक कांस्टेंट आना चाहिए उसके साथ Z, फिर यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ Z उसके साथ पद। तो ये आपका होमवर्क, यहाँ तक नोट कर लो, ये करके लाओगे कल। तो वो पॉइंट इसीलिए लिखा था कि वज्र अनुपात में 3-3 बिंदु दिए होते हैं, तो उनकी सहायता से क्या निकाल सकते हैं, द्विरेखिक रूपांतरण। तो ये इसीलिए छोड़ रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में आने वाले तो अभी कराऊंगा सवाल, है ना, ये आएगा नहीं वैसे एग्जाम में, लेकिन गुणा भाग तो आना चाहिए।
लिख लिया क्या भाई सबने? तो एक पेज खाली छोड़ दो। हाँ, एक पेज, और उसके आगे अगला सवाल लिखो और उसके इम्पोर्टेंट लगा लो। अब देखो, गुणा करते ही आपको जोर आ रहा है तो फिर कोई इलाज नहीं है इसका, है ना, कि हम इसको कौन गुणा कराए उधर, कौन इधर से इधर कराए, है ना, मास्टर कर दे तो ऐसे ही हो रहा है ना, चल रहा है। तो इतना करेज तो लाना पड़ेगा भी, जो चीज़ आपको पहले से आती है उसमें तो ऐसा होना चाहिए कि हम उसको पहले करें, अगला करें। अब जैसे मान लो कोई डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, कोई पावर स्क्वायर क्यूब खोलना है, तो उसमें तो करेज रहना चाहिए ऐसे कि हाँ ये तो आता है, हम इसको तो करें तुरंत प्रभाव से। अब हमें गुणा करते ही जोर आ रहा है ना, तो उसका तो क्या कर सकते हैं, देखो। और कल ये मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि लगभग बच्चों का ये पेज खाली का खाली रहेगा, है ना। देखो अगला सवाल लिखो। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया, बाकी एग्जाम के लिए सेम सवाल है इसी टाइप का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सवाल। अभी बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है। फिर वही सवाल है, एक द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात करो। एक द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात करो। एक द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए, या फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट, जो बिंदु या पॉइंट क्या दिए गए आपको, जो बिंदुओं z इक्वल टू इनफाइनाइट कोमा आयोटा कोमा जीरो, इनफाइनाइट कोमा आयोटा कोमा जीरो को बिंदुओं w इक्वल टू, को बिंदुओं w इक्वल टू, बिंदुओं w इक्वल टू 0, 0, आयोटा कोमा इनफाइनाइट में प्रतिचित्रित या मैप करें, में प्रतिचित्रित या मैप करें। अब पहले तो देखो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला तो लिख सकते हो, वही 3 पॉइंट दिए में लिखो फॉर्मूला। फिर मैं बताता हूँ कि कैसे सवाल आसान है। इनफाइनाइट देख के सवाल हमेशा घबराने वाला नहीं होता है। हाँ, पहले फॉर्मूला तो लिखो, बिना देखे लिखना है पिछले पेज से। z बराबर लिख लो, चाहे w वाला पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। फॉर्मूला लिख लिया अभी सबने? देखो फॉर्मूला ये लिखा अपन ने कि w माइनस W1, पहले w वाला लिख लिया अगर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। W1 माइनस कितना, W2, W2 माइनस कितना, W3, और W3 माइनस कितना, W, ऐसा ही हुआ, इक्वल टू कितना हो गया बेटा, Z माइनस Z1, और Z1 माइनस कितना, Z2, Z2 माइनस कितना, Z3, और Z3 माइनस कितना, Z, यही हुआ। अब देखो, जब एक तो पिछले सवाल में सिंपल पॉइंट थे ना, 2,1 जो भी थे, उन सवालों में तो क्या था कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन होती है बड़ी, उन सवालों में कैलकुलेशन होती है बड़ी, और वो एग्जाम में बहुत नगण्य संभावना है कि कोई पूछे कि ज़्यादा पॉइंट 0,0 दे दे कोई, तब पूछ सकता है, लेकिन वो नहीं पूछेगा, प्रोसेस सेम ही है। अब जब इनफाइनाइट आ जाता है तो तुरंत ये समझो कि सवाल हो गया बहुत आसान। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी मैंने, जैसे यहाँ ये कौन है बेटा, ये तो Z हो गया अपना, ये तो कौन हो गया, Z, ये कौन हो गया, Z1, ये Z2, और ये कितना, Z3, एक अपना W है, और ये क्या हो गया, W1, ये हो गया W2, और ये कितना हुआ, W3। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करी मैंने, W3 इनफाइनाइट है, तो यहाँ ऊपर भी इनफाइनाइट होगा, नीचे भी क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में चाहे कुछ भी घटाएं, कुछ भी गुणा करें, क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो ये भी बन रहा ऊपर नीचे इनफाइनाइट। इधर कौन इनफाइनाइट है, Z1, तो Z1 ऊपर भी है, Z1 कहाँ है, नीचे भी, तो ये भी क्या बन रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। सॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इन सवालों में क्या करना, जो पॉइंट इनफाइनाइट है उस पॉइंट को क्या ले लो, कॉमन ले लो, ताकि जो इनफाइनाइट ऊपर है वो कहाँ जाए, नीचे।
नीचे आते ही 1/इनफाइनाइट कितना बना देगा, 0। तो इस वाले में देखो कौन इनफाइनाइट है, W3। तो W3 ऊपर नीचे जहां दिखता है उसको कॉमन ले लो, बाकी तो ऐसे कैसे रहने दो। तो W3 मैंने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया W2/W3 और -1। यहाँ देखो बेटा W1 माइनस W2 और क्या कॉमन ले लिया, W3। तो 1 माइनस W कितना हो गया, W3 इक्वल टू को किसको कॉमन लेना है, Z1 को। तो Z1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया Z/Z1 -1। ये हो गया Z2 माइनस कितना, Z3। नीचे देखो Z1 कॉमन ले लिया 1 माइनस Z2/Z1 और ये हो गया Z3 माइनस कितना, Z। ऊपर नीचे कॉमन आएगा ही, तो जो कॉमन आएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये तो हो गए कैंसिल। अब इसमें रखो वैल्यू। अब क्या रखेंगे, पॉइंट देख देख के उधर से रखो। बताओ क्या रखूं, W का तो सर W1 कितना है उधर देखो 0। W2 कुछ भी होगा लेकिन W3 का भाग लेगा किसका, इनफाइनाइट का, तो कितना होगा 0 माइनस कितना 1। W1 कितना उधर देखो 0, W2 कितना है तो आयोटा, फिर ये हो गया 1 माइनस W कुछ भी हो भाग W3 का लगेगा तो कितना होगा 0। भाई इनफाइनाइट का भाग लगते कितना हुआ 0 इक्वल टू। अब देखो Z में Z1 कितना है इनफाइनाइट, तो ये सोचने की जरूरत नहीं, जिसमें बट्टे में आ गया वो सारे क्या हो गए 0। ऐसे सीधा सा कंसेप्ट है। बाकी वैल्यू पुट कर लो, Z2 कितना बेटा आयोटा, Z3 कितना 0 और ये कितना है 1 माइनस 0, Z3 कितना 0 और ये कितना हो गया Z। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। इधर बताओ क्या बच गया W और ये -1, ये कट गया तो ये हो गया W कितना आयोटा। इधर देखो कितना हो गया, ये माइनस तो कट गया आपके पास, तो आयोटा अपॉन कितना Z। आयोटा उधर चला जाएगा तो W इक्वल टू -1/Z। ये आपका आंसर आ गया। तो इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट वाले, उनमें कैलकुलेशन रहेगी ज़्यादा और ये सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब वो कोई सा भी इनफाइनाइट दे सकता है, W2 दे दे Z2 दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे घबराया मत करो सवाल देख के, है ना, कि पहले में क्या था इतना भी आएगा क्या। वो सीखने के लिए ज़रूरी था पहला सवाल, और ये सवाल एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो इतना टिपिकल नहीं है इसके अंदर, ये चैप्टर दोनों आसान होते हैं वैसे, कोई कैलकुलेशन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिमिट में फंसे बैठे ऐसा नहीं है। बस लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई इसका तरीका ये है, क्रॉस रेशियो से करेंगे, मैपिंग का क्या तरीका है, 1/Z का क्या तरीका है, आगे भी और कई सारी बातें सीखेंगे। बस मेथड पता होना चाहिए करना क्या है। बाकी इसमें कहीं ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन में फंसे बैठे अब आगे नहीं हो रही, ऐसा कहीं नहीं होगा। फॉर्मूला याद हो ही गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। पहले Z मान लिया करो, 3 पॉइंट है ही, वहां से शुरू हो जाओ, एक को W मान लो। अब बोले सर ये द्विरेखिक रूपांतरण कहाँ बना, तो ऐसा बन जाएगा, ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू Z और कितना लिखे -1, 1 इंटू Z प्लस कितना हो गया 0। द्विरेखिक रूपांतरण यही है, AZ प्लस B या -B कह दो, कांस्टेंट तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अपॉन CZ प्लस D और AD माइनस BC कर लो, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। AD माइनस क्या करेंगे BC, नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो बाकी ऑप्शन में तो ये मिलेगा आपके पास, लेकिन यहाँ लिखा था हमने कि क्या होता है द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये छोटा है, बाकी यही तो है आपके पास। हाँ अभी कराएंगे ना, अभी बहुत समय बाकी है उसमें। निश्चर बिंदु भी कराएंगे, सामान्य रूप भी कराएंगे, उसका नॉर्मल फॉर्म भी है ना। निश्चर बिंदु का भी सवाल पूछा गया एग्जाम में, आसान सवाल होते हैं।
लिखो, एक सवाल लिखो, देखिए इसी टाइप का। क्या ज्ञात करना भाई? द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और z इक्वल टू दिया हुआ आपको 1 आयोटा और -1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो w के पॉइंट है वो दिए हुए आपको 0, 1 और इनफाइनाइट। करो देखे सॉल्व। फॉर्मूला लिखो, एक तरफ इनफाइनाइट एक तरफ नहीं है तो वैल्यू पुट कर दो, क्या दिक्कत है? कॉमन ले लो एक तरफ। इतनी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं, आसान है। सही है। क्या आएगा भी? इतना तो सबका आया होगा कि W बराबर Z-1 अपॉन Z+1, और फिर ऊपर गुणा होगा आयोटा +1, नीचे गुणा होगा आयोटा -1। अब नीचे का आयोटा हटाएंगे तो ऊपर नीचे आयोटा +1 से क्या कर लो? गुणा कर लो। करो देखिए गुणा। ऊपर नीचे किससे गुणा कर लो बेटा? आयोटा +1 से, और फिर सोल्व कर लो। ऊपर नीचे आयोटा +1 से गुणा करके सोल्व कर लीजिए। भाई ऐसा तो आ गया होगा ना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? इतना तो आया होगा, W इक्वल टू Z-1 होगा ना, और नीचे होगा Z+1, और यहाँ होगा आयोटा +1, और यहाँ बना होगा आयोटा -1। इतना तो सबका हुआ क्या?
अरे भाई एक में इनफाइनाइट है तो उसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। या इसमें भी दिक्कत आ रही है? ये तो आ रहा होगा। अब इसमें एक बार और देख लेना, घर पे देखो। अब z माइनस वन, ये हो गया z प्लस वन, ये हो गया आयोटा प्लस वन, और किससे मल्टीप्लाई करा लिया? आयोटा प्लस वन से। ये हो गया आयोटा माइनस वन, और ये हो गया आयोटा प्लस वन। तो W इक्वल टू z माइनस वन, ये तो हो गया आयोटा प्लस वन का होल स्क्वायर। कितना होगा? आयोटा स्क्वायर माइनस वन, वन वन तो कट जाएंगे, कितना बचेगा? 2 आयोटा। तो ये तो होगा 2 आयोटा, नीचे कितना होगा? z प्लस वन, और ये कितना होगा? 2 माइनस 2 या प्लस 2? बताओ। कर रहा हूं मैं, इस लड़ाई तो समाप्त कर रहा हूं। आयोटा स्क्वायर और कितना होगा? माइनस वन का स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना? एक बार देखना, इधर भी कोई माइनस बचा था किसी के? बचेगा ना इधर? इधर जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और रहेगा, है ना? देखो एक बार चेक कर देता हूँ। एक सवाल ही तो आपको दिया था, है ना? उसमें भी, इसमें, हाँ नहीं, इधर माइनस नहीं बचेगा, प्लस हो जाएगा। अरे बात नहीं भैया ना। अब ये कितना आएगा? माइनस 2, तो आयोटा तो कट गया, ये हो गया W, ऊपर वाला आयोटा, इसको ऐसे लिख दूं क्या? 1 माइनस जेड, और ये हो गया z प्लस वन। ये आंसर आपका। ना, ये आगे से मत कह देना बात। मैं कल से उसमें 8 बजे तक लिखवा दूंगा, ये है ना? और उसमें मेरी इच्छा होगी तब तक चलेगी फिर, है ना? तो इसलिए आराम से रहा करो। तो अपन देखो, न तो समय देख के आते हैं और न ही समय देख के जाएंगे। अपन चलेंगे टॉपिक और सवाल के अनुसार। किसी दिन 10 मिनट लेट भी छोड़ेंगे तो किसी दिन 15 मिनट पहले भी छोड़ देता हूँ मैं, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि मैं मिला रहा हूँ सेकंड 2 बाकी चल रही है, लिखो है बस, डंडा कल लगाएंगे इसके आगे, है ना? तो ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना? तो एक गणित है, इसमें उस मोड पे छोड़ के जाएंगे कि जिससे कल शुरू करें तो उससे फिर समझ में आए, है ना? और थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो भी। थोड़ा कम समझ आ रहा है तो एक बार घर जाके देखो, क्योंकि नई चीजें हैं भाई। किसने पढ़ी है ग्रेजुएशन में ये वाला चैप्टर? कौन से कोरोना काल वाले हो क्या? है? तो इसीलिए नई चीजें, इसलिए एक बार घर जाके दोबारा देखना। बाकी है आसान, जो शुरू में हम पढ़ के आए ना विश्लेषिक वाला पोर्शन, उससे भी ये क्या है? आसान है वैसे। तो एक बार और देखना घर पे, फिर कोई इश्यू नहीं है।